नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारे इससे पहले 5 भाग हो चुके हैं। आज हमारा छठा भाग है जिसमें हम बात करेंगे संविधान सभा के अंदर जो बैठकें हुई थी, यानी संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी, और संविधान सभा में जितनी भी समितियां बनी थी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, मैं एक बात कहूँगा, अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से ये चैनल महत्वपूर्ण लगता है तो आप इसको जरूर देखना, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप अभी भी रिमूव कर देना जी। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की बैठकों के बारे में। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है ना, बहुत चर्चित है, बहुत बार पूछा है जी। तो वो कब हुई थी उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो वो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी हमारे 9 दिसंबर को हुई थी जी। कब हुई थी जी? 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जब संविधान सभा से, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि संविधान सभा से सदस्य आ गए थे, जिसमें हमने देसी रियासतों से भी सदस्य आए थे, प्रांतों से आए थे, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे उनसे भी आए थे। तो अब सदस्य आ गए थे तो उनकी पहली बैठक थी। आपको मैंने बता दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने यहाँ से अपना वर्कआउट कर लिया था। इसके बाद हम उसकी बात नहीं करेंगे, यानी मुस्लिम लीग की बात नहीं करेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। बहुत सी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को पूछा हुई थी। अब कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि संविधान सभा की बैठक के समय पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार पूछा है जी। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अध्यक्ष कौन था। तो ये पहला दिन था, इसीलिए यहाँ पर अध्यक्ष था जो अस्थायी बनाए गए थे जी। तो जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। अब ये आप प्रश्न करोगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था। एक तो ये संविधान सभा में सबसे क्या कहते हैं, बड़े थे। दूसरी बात, हमने वरिष्ठ थे, कहने का भाव है वरिष्ठ थे। और हमने ये वरिष्ठता का नियम कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस से, यानी फ्रांस की देन है। तो संविधान सभा में सबसे उम्र दराज व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो उन्हें हमें अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया, अस्थायी अध्यक्ष। तो प्रश्न इस तरीके से आता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी और अस्थायी में फर्क होता है, स्थायी हो जाता है जो परमानेंट है, लेकिन ये अस्थायी या टेम्परेरी बनाए गए थे जी। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता यानी पहले बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखिए जी, वैसे तो ये विवाद का विषय है कि पहला शब्द किसने बोला था संविधान सभा में। तो पहला शब्द बोला था जेबी कृपलानी जी ने। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आइए और आप बोलिए। लेकिन विस्तृत रूप से और एक तरीके से कह सकते हैं कि नियमबद्ध तरीके से पहले व्यक्ति बोलने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये थोड़ा सा देख लेना जी, थोड़ा विवाद का विषय है, लेकिन आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही करके आना जी। तो हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर को। उसके 2 दिन बाद में अगली बैठक होती है जी, यानी 2 दिन बाद में इकाई क्या होती है? 11 दिसंबर का समय 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें हमने क्या किया, अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। जो पिछली बैठक हुई उसमें से एक मत हो गए कि हमें स्थायी अध्यक्ष चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष हम अधिक दिन तक नहीं रख सकते। तो इसीलिए सर्वसहमति से अस्थायी से स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और एक संविधान जो सलाहकार बना दिए, यानी संवैधानिक विधिक सलाहकार बना दिया, एक वकील थे बी एन राव जी। बी एन राव जी को संवैधानिक सलाहकार बना दिया, बी एन राव जी को। इनका पूरा नाम बनेगल नरसिंह राव था, जिनको नियुक्त कर दिया सलाहकार के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कई बार पूछ लेते हैं जी, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? बी एन राव को किया गया था। तो ये संविधान सभा की बैठक की बात हो रही है। पहले 3 बैठकें महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगली जो बैठक होती है उसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर के बाद में 13 दिसंबर को अगली बैठक होती है 1946 को। तो इसमें संविधान सभा की ये तीसरी बैठक होती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, मतलब हम संविधान सभा में इकट्ठे क्यों हुए हैं।
इसका क्या कारण है, तो उन्होंने क्या है उद्देश्य बताई, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। तो अब आपसे पूछा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़ा, 13 दिसंबर को पढ़ा था। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 13 दिसंबर को पढ़ा था। कौन सी बैठक में पढ़ा था, तीसरी बैठक में पढ़ा था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था कि हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, हमारा कारण क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उसके लिए था उद्देश्य। तो हम उद्देश्य प्रस्ताव उसको ले सकते हैं। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो स्वीकार किया था हमने 22 जनवरी 1947 को हमने स्वीकार कर लिया, यानी संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हाँ जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो सही था, तथ्यात्मक था, और हम यहाँ क्यों एकत्रित थे, इसको स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947। ये पर्टिकुलर डेट है, इसको याद रखना जी। 22 जनवरी 1947 भी पूछेगा। एक बार प्रश्न ऐसे आया था 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, और दो ऑप्शन और थे, तो कईयों ने 1948 कर दिया जी। 1948 नहीं, 1947 है जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। जो संविधान सभा के बारे में बात करें तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे जी H.C. मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। इनका भी बहुत बार पूछा गया है, इनको भी ध्यान में रखना है जी। तो H.C. मुखर्जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कितने, जब संविधान का एक कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया, एक मसौदा तैयार हो गया, तो इसे पढ़ा गया था, तो कितने चरणों में पढ़ा गया था, तो ये 3 चरणों में पढ़ा गया था। देखिए जी, संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का वाचन, संविधान का जो वाचन था वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। अब ये 3 जो तारीखें हैं वो याद रखनी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ सकते हैं, पटवारी में हो सकता है, इस बार कैंडिडेट ज़्यादा है तो हो सकता है वो पर्टिकुलर तारीख दे के पूछ ले कि कौन सा वाचन कब से कब तक चला था। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा जी। ठीक है जी। अब आपसे 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, मेरे को याद आ गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कमेंट करके बताना है कि संविधान के अंदर जो, अगर हम बात करें उदारवादी युग के अंदर जो कर्जन द्वारा विभाजन हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन किया था, वो कब किया गया था, आपने ये बताना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, सन बताना है जी। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली कब, किस तारीख को कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, दूसरा प्रश्न। तीसरा मेरा प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी उसने कार्य कब प्रारंभ कर दिया था अपना। ये 3 प्रश्न है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। हो सकता है आपको प्रश्न ये आते हो, अगर आप लिख दोगे तो आपके ये ज़्यादा और बेटर हो जाएंगे। तो लिख दोगे तो वो चीज़ स्थायी हो जाती है। जब तक अपने नाम के साथ स्टूडेंट लगा हुआ है तब तक लिखने का प्रयास करते रहिए, लिखने से चीज़ स्थायी हो जाती है जी। चलिए जी हम बात कर रहे हैं इसके 3 वाचन कौन कौन से थे जी। पहला जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ये पहला वाचन था जी, यानी 5 दिन लगभग चला था जी। ये साल भी याद रखना है। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि जो इसका जो वाचन है वो 3 चरणों में कैसे हुआ। तो जब भी आता था तो इसके लिए क्या है, कोई भी अनुच्छेद होता था उस पर बहस होती थी, तो क्या ये रखा जाए या ना रखा जाए, अगर रखा जाएगा तो इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाचन करना जरूरी था जी। सभी अपना अपना सुझाव देते थे जी। संविधान का दूसरा वाचन शुरू हुआ था 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये दूसरा जो वाचन है काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसमें समय ज़्यादा लगा था जी। आप ही देख लीजिए जी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 तक 49 तक चला था जी। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो तीसरा वाचन है, जो अंतिम वाचन होता है तीसरा वाचन, वो संविधान सभा में के अंदर, संविधान सभा के अंदर 14 नवंबर से शुरू होता है। 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक
वाचन होता है। अब ये याद रखना कि इस दिन हमने वाचन पूरा कर लिया था और हमने संविधान सभा को अंगीकृत कर दिया था। मैंने वो पहले बात बता दी थी कि 26 जनवरी क्यों विशेष दिन चुना था हमने संविधान लागू करने के लिए, इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। दोस्तों, मैंने ये जो संविधान करा रहा हूँ ये बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप इसको जो पहले वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख लेना जी। तो 26 नवंबर को हमने संविधान अंगीकृत कर दिया। अंगीकृत का मतलब होता है कुछ अंग हमने लागू कर दिए, नागरिकता वगैरह थे, जैसे निर्वाचन आयोग के कुछ अनुच्छेदों को हमने लागू कर दिया था। तो संविधान का अंगीकृत हमने कब कर दिया? 26 नवंबर 1949 को। अब एक प्रश्न आगे आपसे पूछा हुआ कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है जी? तारीख बतानी है जी। संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक नवंबर की 26 को, यानी 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि संविधान दिवस किस वर्ष से हमने मनाना प्रारंभ किया था, और हाल ही में हमने कितवें क्रम का संविधान दिवस मनाया था? इसका उत्तर जरूर देना है जी आपने, कि जो अभी 26 नवंबर गया था तो हमने कौन से क्रम का संविधान दिवस मनाया था जी। तो ये प्रश्न आपने उत्तर जरूर देना है जी। चलिए जी, हम बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां जी। जब संविधान सभा में मसौदा तैयार हो गया तो उसके लिए अलग अलग विभाग दिए गए थे कि आपने ये काम करना है, आपने इस विभाग को संभालना है, आपने उसको संभालना है। तो कुछ समितियां बनाई गई थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की कुछ समितियां हैं जी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा में देखिए जी, कुल समितियां बनी थी, 24 समितियां बनी थी जी संविधान सभा में। तो संविधान सभा में अलग अलग विभाग बना दिए गए थे, कोई विभाग वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालेगा, और इन विभागों के अध्यक्ष भी बना दिए थे। और इन विभागों के समितियों के अंदर कुछ सदस्य भी नियुक्त कर दिए थे कि ये सदस्य होंगे जो अध्यक्ष की सहायता करने के लिए होंगे, और सभी एक मत होकर सभी कार्य करेंगे जी। ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है, संविधान सभा में 24 समितियों का गठन हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 24 समितियां थी। लेकिन हम मुख्य मुख्य समितियां हैं उनके बारे में ही बात करेंगे, सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जी। हम पहले बात करेंगे जी जो संविधान सभा की पहली है जी, संघ शक्ति समिति। देखिए, संघ यहाँ किसका आ गया, किसी देश के बारे में नाम आ रहा है। शक्ति यानी पावरफुल चीज है, तो वो तो एक पावरफुल बंदे के पास ही होगी। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां भी संघ आ जाए, संघीय आ जाए, वहां पर आंख बंद करके अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना है जी। क्योंकि जो थी वहां पर शक्तियां, जो बड़ी समितियां थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी जी। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जो अगले है वो हमारे देखिए जी, ये आ गया दूसरा जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी। यहाँ भी संघीय आ गया था, देखिए जी। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर मैं वीडियो के अंदर कुछ कम बताऊं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर सकते हो जी, कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगी जी। और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जी, लाइक शेयर करना जी। आगे हम बात कर रहे हैं प्रांतीय संविधान समिति। अब यहाँ बात हो रही है प्रांतों की। देखिए, प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार पटेल जी ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, उन्हें कह दिया जाओ प्रांतों को आप संभालो। ठीक है जी। वहाँ से जितनी संधियाँ समझौते करने हैं तो उसमें इनका अब इस बात का ध्यान रखना, प्रांतीय संविधान समिति के अंदर नेहरू जी का भी योगदान था, लेकिन अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं जो हमारे अगली समितियां उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है जी मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संबंध में परामर्श समिति। यानी जो मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकारों के लिए क्या परामर्श देना चाहिए, और अल्पसंख्यक जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जैसे सिख हैं, जैनीज हैं, वो जो फारसी लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए परामर्श समिति गठित की गई थी। वो उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार पटेल जी। देखिए जी, अल्पसंख्यक बात आ गई। अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं सरदार। तो इसके अध्यक्ष कौन थे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार पटेल थे जी। तो जहाँ भी अल्पसंख्यक का नाम आए तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जी। अगला जो हमारी समिति है उसके अध्यक्ष होंगे जो है मूल अधिकारों की उप समिति।
वो मूल अधिकारों की समिति थी, ये मूल अधिकारों की उप समिति थी जी। यानी उसके साथ सहायता करने के लिए एक छोटी समिति बनाई गई थी, जिसकी थी जी JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे जी, JB कृपलानी। अब ये JB कृपलानी जी स्वतंत्र हो रहा था ना भारत, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी JB कृपलानी जी। तो पूछ ले स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जी कृपलानी जी थे जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। अब बात आएगी जी अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा होगी जी। तो अल्पसंख्यक के बारे में अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ अल्पसंख्यक उप समिति आ गई, यानी ये भी अल्पसंख्यकों के लिए एक छोटी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो ये HC मुखर्जी थे जी। संविधान सभा के समय उपाध्यक्ष भी यही थे जी, HC मुखर्जी। तो ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे जी देशी रियासतों के लिए समझौता समिति। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये ध्यान से पढ़ लेना और नोट भी कर लेना। बहुत सी किताबों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लेना जी। देशी रियासतों के साथ अगर कोई संधि समझौता करना है भारत में मिलने के लिए, तो वो कौन कराएगा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रश्न में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिया होगा, लेकिन उसका ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसका उत्तर। अब आप कहोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो प्रांतों को इकट्ठा, वो प्रांतों के लिए था, ये देशी रियासतों के लिए है। देखिए अब तक तो यही माना गया है कि देशी रियासतों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन केंद्र वाली जो भर्तियां होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते हैं, और जो राज्य सरकार की भर्तियां होती है उसमें कई बार सरदार पटेल को मान लिया जाता है और कई बार इनको मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देशी रियासतों के लिए सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जी। अब है जी नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम और संचालन समिति वर्तमान में भी अगर स्पीकर की बात करें यानी लोकसभा अध्यक्ष, और उसी प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, दोनों ही समितियों के। देखिए जी नाम से ही पता चल रहा है राजेंद्र प्रसाद, यानी एकदम एकदम शालीनता भरा नाम है जी। तो नियमों से चलेंगे तो नियम और संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे हम बात करें, ये प्रश्न भी विवादास्पद है जी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे जी। अब ये एसएससी में तो माना है जी JB कृपलानी, राजस्थान की कई भर्तियों में JB कृपलानी माना है, लेकिन कुछ भर्तियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मानना है। अब ये प्रश्न विवाद का इस तरीके से है, अगर आ जाए झंडा समिति तो करना है JB कृपलानी, अगर आ जाए ध्वज समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। भाषा का अंतर है जी, ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर झंडा समिति का पूछे तो JB कृपलानी। पर आप लगभग 80% JB कृपलानी ही करके आना, क्योंकि हालांकि गलत है लेकिन फिर भी हमने तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा जी, जो RPSC मानती है जी। तो ये थी समितियां जी जो मुख्य हैं। अब अंतिम दो मुख्य देख लेते हैं कौन सी है जी। देखिए जी संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, यानी जो संविधान सभा कार्य कर रही है उसके लिए क्या परामर्श हो सकता है, क्या विशेष हो सकती है, उनके बारे में चर्चा करने के लिए संविधान सभा के सभी कार्यों की चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे GV मावलंकर। GV मावलंकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था कि संविधान की जो कार्यकारिणी है उससे संबंधित जो भी परामर्श होगा उसके लिए संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति बनाई गई थी जी। अगले आएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जी प्रारूप समिति जी। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूं। प्रारूप समिति कोई मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, इन सभी नामों से जाना जाता है। और इनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित माफ कीजिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अंदर सदस्य कितने थे, 7। अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे, 6। अध्यक्ष सहित 7 थे, अध्यक्ष के अलावा कितने थे, 6 थे। तो इसको थोड़ा सा देख लेना जी कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और पांडुलेखन, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी इसी के ही नाम है। उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये समितियाँ इसको देख लेना जी। और आगे मैं ये बात कहूँगा दोस्तों, अगर भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित आपको देखना है तो चैनल को इसी को देखिए। पंजाबी रीट अगर किसी ने भाषा रख रखी है वो भी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्थान का भूगोल की वीडियो यहाँ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इससे नोट्स से फ़ायदा ये होगा,
टेली ग्रुप से फ़ायदा ये होगा कि आप नियमित रूप से आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, वो भी निःशुल्क। तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन ज़रूर करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा बुरा जो भी करो, जैसा भी है, जैसा आपको लगता है वैसा करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। हमें भी क्या है, आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस संबंध में कुछ भी बदलाव करने वाला हो या कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। उसे आ रहे हैं अगली वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।